हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की दुनिया। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 का नाम संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। मनुष्य सदैव से ही विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनता आ रहा है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखकर उसी डिज़ाइन, रंग एवं किस्म के कपड़े पहने। बाजार में दर्जी की दुकानों पर उसी प्रकार के कपड़े देखने को मिलते हैं जो कि सबसे पहले जब मनुष्य ने खद्दर के वस्त्रों का प्रयोग किया था। खद्दर के कपड़े पुरुष सूती धोतियाँ और साड़ी महिला पहनती थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय लोगों ने दूसरी सभ्यता को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और उसी प्रकार की पोशाक पहननी शुरू कर दी। सबसे पहले चीन में रेशम के वस्त्र तैयार किए गए। कपड़े धागों से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के घर के काम में आने वाली वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। रेशों को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों भागों में विभाजित किया गया है। पिछली कक्षा में हम कपास, ऊन और रेशम के रेशों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम ऋतु के अनुसार वस्त्रों का चयन करना सीख चुके हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो कौन से रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? धागों को जोड़कर बुनकर कपड़ा बुना जाता है और उससे कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। धागे प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों से मिलकर बने होते हैं। जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, तो सबसे पहला है रेयॉन। रेशम का कीट रेशम प्रदान करता है। सबसे पहले चीन में रेशम के रेशे तैयार करके वस्त्र बनाए गए। ये वस्त्र बहुत महंगे होते हैं, परंतु ये बहुत सुंदर और सजे हुए लगते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर के वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशे रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहलाता है। यह प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक सस्ता रेशम होता है तथा इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। यदि हम इसे कपास के साथ मिलाकर बुने तो यह काफ़ी मजबूत बनते हैं। इस प्रकार इनके प्रयोग से हम बिस्तर, चादर, गलीचा या कालीन आदि बनाते हैं। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त करके बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रत्यास्थ, प्रबल, हल्का तथा चमकदार था। इसे धोने में आसानी रहती थी, परंतु जरा सी चिंगारी इसे जला देती थी, इसलिए यह एक खतरनाक कपड़ा साबित हुआ। नायलॉन से जुराबे, तंबू, रस्से, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और पहाड़ों की चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाने में भी किया जाता है। आगे है कुछ रेशों के जलने की प्रकृति। कपास तेजी से जलते हैं, कोई अवशेष नहीं बचता है। रेयॉन जलते कागज की गंध के साथ तुरंत जलते हैं। ऊन तथा रेशम जलते बालों की गंध के साथ धीरे धीरे जलते हैं, कोई अवशेष नहीं बचता है। नायलॉन मुश्किल से जलते हैं, जलने से सिकुड़ जाते हैं, कठोर अवशेष बनाते हैं तथा जलते बालों की गंध आती है। टेरिलॉन मुश्किल से जलते हैं, जलने पर काला धुआं बनाते हैं तथा कठोर अवशेष बचता है। एक्रिलिक जलने पर सिकुड़कर काला अवशेष बनाते हैं तथा काला धुआं बनता है। उसके बाद आता है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं और धोने में भी आसानी रहती है।
ये कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं एवं अत्यधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। ये आग को भी जल्दी नहीं पकड़ते हैं। पॉलिस्टर से साड़ियाँ, कमीजें, पैंट आदि बनाई जाती हैं। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तथा अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण में किया जाता है। हम सदैव सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल तथा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी पड़ती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। प्राकृतिक रेशों को जलाने का यदि हम प्रयास करें तो ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह गुण वास्तव में एक हानिकारक गुण है और आग लग जाने पर बहुत हानिकारक हो सकता है। यह पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। प्रयोगशाला और रसोई में काम करने वाली महिलाओं को इस प्रकार के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। आगे देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, कम महंगे, अधिक चलाऊ, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और ये सूखने में भी कम समय लेते हैं। ये अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। मूल्य और रखरखाव के विषय में कृत्रिम रेशों की अपेक्षा सस्ते और कम खर्चीले होते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के रेशों की जल अवशोषण क्षमता का पता लगाना। कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन तथा रेयॉन में प्रत्येक रेशे का 5 ग्राम लीजिए तथा विभिन्न बर्तनों में 2 मिनट तक इन्हें पानी में डुबोइए। कपास के रेशों को बाहर निकालिए तथा हाथ में तब तक पकड़कर रखिए जब तक पानी टपकना बंद ना हो जाए। इसे पहले से तौली हुई प्लास्टिक की तश्तरी में रखिए तथा जल के अवशोषण के कारण भार में वृद्धि को नोट कीजिए। रेशम, ऊन, रेयॉन तथा नायलॉन के रेशों पर यह प्रक्रिया दोहराइए। प्रत्येक दशा में भार में वृद्धि नोट कीजिए। आप पाएंगे कि ऊन के भार में अधिकतम वृद्धि होती है। इसके बाद कपास, रेयॉन, रेशम तथा सबसे कम नायलॉन थे। अतः इस प्रयोग से यह पता चलता है कि विभिन्न रेशों की जल अवशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। फिर आगे आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक हल्की और सस्ती धातु है। यह अधिक टिकाऊ नहीं होती क्योंकि इसका टूटने एवं पिघलने का भय बना रहता है। इसका प्रयोग करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती। कुछ रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध होती है। प्लास्टिक का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, रंग बिरंगी प्लास्टिक से खेल खिलौने और साज सज्जा की सामग्री भी बनाई जाती है। आजकल पॉलीथीन प्लास्टिक का एक ऐसा उदाहरण है जो सामान्य रूप से हर ठेले वाले के पास वस्तुओं को बेचने और खरीदने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक से कुर्सियां, बाल्टियां तथा गिलास आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, किंतु प्लास्टिक को गर्म करें तो वह विकृत हो सकती है और इसका आकार बदल सकता है। थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार का उदाहरण है। इसका प्रयोग आजकल अधिक मात्रा में किया जाता है। बेकेलाइट और मेलेमाइन ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। इसमें अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तनों के हैंडल और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है क्योंकि यह आग का प्रतिरोधक है। अगला आता है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आजकल खाद्य सामग्री या सूखे मेवे या तरल पदार्थ का संचयन प्लास्टिक पात्र में सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ारों में घी, तेल, अचार तथा मेवे आदि के लिए सील बंद प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिसमें दुकानदार वस्तुओं को पैक करके बेचते हैं। इनमें रखी हुई वस्तु कसैली नहीं होती और लंबे समय तक सही रहती हैं और देखने में आकर्षक लगती हैं।
प्लास्टिक का उपयोग केवल बर्तनों में ही नहीं होता बल्कि इसका प्रयोग कारों, वायुयानों तथा अंतरिक्ष यानों में भी होता है। कारों तथा बसों में प्लास्टिक के ऐसे सुंदर शीशे लगाए जाते हैं जो वास्तव में कांच के शीशे के समान दिखाई देते हैं और यह प्लास्टिक महंगी तथा उत्तम किस्म की होती है। प्लास्टिक हल्की, प्रबल और चिरस्थायी है। आज से बहुत समय पहले उपयोग में आने वाली धातु की बनी बाल्टियाँ बहुत भारी होती थी क्योंकि प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था। लोहे की बाल्टी लाते थे। खाने पीने के लिए पीतल की बाल्टी या पीतल के बर्तन प्रयोग में लाते थे। आज बाल्टी, मग, टब आदि प्लास्टिक के बने होते हैं। लोग अधिक से अधिक इन्हें खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है। इसको इस्तेमाल करके कम स्थान पर भी रखा जा सकता है। अच्छी और उत्तम किस्म की प्लास्टिक अधिक होती है। प्लास्टिक बहुत हल्की, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों में ढाली जा सकती है। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ती होती है। यह उपयोगी और घरेलू कार्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और चिरस्थायी भी कही जाती है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुएं भारी होती हैं और बरसात का पानी जब लोहे पर गिरता है तो लोहे में जंग लग जाता है, इसमें नमी आ जाती है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर यह बेकार हो जाता है। लोहे के विपरीत प्लास्टिक हल्की और टिकाऊ भी होती है। इस पर पानी या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह खुले स्थान पर पड़ी रहे तो इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सस्ती भी होती है। प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। तांबे के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है जो विद्युत को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। इससे विद्युत का प्रवाह अंदर ही अंदर हो जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे में भी प्लास्टिक के बने होते हैं जो आसानी से गर्म नहीं होते और उन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है प्लास्टिक और पर्यावरण। दुकानदार वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, पॉलीथीन में लपेटकर वस्तुओं को बेचते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता रहता है। हम पॉलीथीन की थैली इस्तेमाल करके इधर उधर फेंक देते हैं जो बरसात के पानी से नालियों और नालियों से नालों में एकत्र हो जाती है और ये पानी के बहने में रुकावट डालती है और पानी एकत्र हो जाता है जिससे वातावरण गंदा होता है। इस प्रकार पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसके विपरीत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। प्लास्टिक अपघटित होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उनसे बीमारियां भी फैल सकती हैं। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों को अलग अलग एकत्र कीजिए और उसका निस्तारण कीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें। एक एक श्रृंखला को जोड़कर वस्त्र बनाए जाते हैं। पोशाक में प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों वाले वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। कृत्रिम रेशों में चमक होती है, ये सिकुड़ते नहीं हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। नायलॉन बहुत हल्की होती है लेकिन ज्वलनशील भी होती है। एक्रेलिक रेशों का प्रयोग हल्के कंबलों, शॉल, हाथ की बुनाई वाले स्वेटरों के लिए सूत बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक द्वारा बनी वस्तुएं सुंदर और टिकाऊ होती हैं। तो आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पॉलीमर है? तो मानव निर्मित पॉलीमर है टेफ्लॉन। कौन से रेशे का प्रयोग जुराबों को बनाने में किया जाता है? नायलॉन। प्लास्टिक में निम्न गुण नहीं है। भारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। सबसे पहले चीन में रेशम के वस्त्र तैयार किए गए। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है जिसे रेशे कहा जाता है। आगे देखते हैं। पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित रेशा था। तो प्रथम संश्लेषित रेशा क्या था? नायलॉन।
तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।